मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी यहाँ की। मोना ने अपनी माँ को फोन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसीलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सबसे क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है, तू बोझ कर। मोना माँ की बात मान गई। उसने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया। उस कमरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बड़े बाप की बेटी है। उसके हॉलनुमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह सब कुछ था। सोफा सेट और डबल बेड भी। शादी के बाद करीब 15 दिन बाद जैकिंदर मोना को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मोना ने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो वह उनसे जरूर बोल बतिया लेती थी, वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सिमटी थी। उसकी जिंदगी में अगर किसी का दखल था तो वह थी दिव्या। जैकिंदर के बड़े भाई की बेटी दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती थी ताकि रात में उसे डर न लगे। इसके लिए जैकिंदर ही उसे कहकर गया था। देखते ही देखते जैकिंदर और मोना की शादी को 1-1.5 साल बीत गया। जैकिंदर 10-5 दिन के लिए छुट्टी पर आता और फिर लौट जाता। उसके जाने के बाद मोना को अकेले ही रहना पड़ता था। मोना को घर की जगह बाजार की चीजें खाने का शौक था। इसी के मद्देनजर उसके पति जयकिंदर ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह सोनू को बुलाकर बाजार से मंगा लिया करे। सोनू जयकिंदर के पड़ोसी का बेटा था जो किशोरावस्था को पार कर चुका था। वह सालों से जयकिंदर का करीबी दोस्त था। सोनू बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता था। मोना को भी वह भाभी कहकर पुकारता था। मोना ने शादी में सोनू की भूमिका देखी थी। वह तभी समझ गई थी कि वह उसके पति का खास ही होगा। जयकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला आता था। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूद कर आ जाता। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मोना तेज तर्रार थी और थोड़ी मुंह फटवी थी। कई बार वह सोनू से द्विअर्थी शब्दों में मजाक कर लेती थी। एक दिन सोनू जब बाजार से वापस लौटा तो मोना छत पर खड़ी थी। उसने सोनू को देखते ही आवाज देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ही गायब हो, कहाँ थे? सोनू बोला, भाभी बनियान लेने बाजार गया था। सोनू ने हाथ में थामी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया। ये सुनकर मोना बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल से फिर जाऊंगा, बता देना मुझे कि क्या मंगाना है, सोनू ने कहा। तो मोना ने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो बनियान लाया हूँ, सोनू ने कहा। तो मोना बोली, मुझे भी बनियान मंगानी है, ला दोगे ना? तुम्हारी बनियान मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे नंबर थोड़ी ही पता है, सोनू बोला। अरे साइज देखकर भी नहीं ला सकते क्या तुम? अरे बेकार की बातें मत करो भाभी, साइज देखकर
अंदाजा होता है क्या? तुम बिल्कुल गंवार हो। अंदर आओ, तुम्हें मैं साइज दिखाती हूँ। कहती हुई मोना कमरे में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली, लो, नाप लो, साइज खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नपवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब भी रही हो, तुम्हारे भैया से शादी करके। मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों? सोनू ने पूछा। तो मोना बोली, महीने 2 महीने बाद घर आते हैं और वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते हैं, और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साइज नापने से डरता है। और कोई होता तो साइज नापता। और मोना की आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक सोनू मोना की बातों का केवल मजाक में ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हें दिखाकर साइज पूछ कर बता देना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए। मोना ने सोनू का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या क्या काम कराओगी देवर से? सोनू ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे, भाभी मना नहीं करेगी। बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मोना हंसी। कल बात करेंगे, कहते हुए सोनू वहां से चला गया। दूसरे दिन सोनू माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जा पहुंचा। उस वक्त मोना खाना बनाकर खाली हुई थी। सोनू को देखते ही वह चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो, सोनू ने पूछा। मोना बोली, बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मोना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा। पर्ची दे दो, तलाश कर लूँगा। मुंह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी, तुम्हें ये रोग कब से हो गया? सोनू ने हंसते हुए पूछा। ये बीमारी तो तुम्हारी ही वजह से लगी है। मोना की आंखों में खुला निमंत्रण था। फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूंगी। कहते हुए मोना ने अपने दोनों बाहें उठाकर उसकी ओर फैला दी। सोनू कोई बच्चा तो था नहीं, ना बिल्कुल गंवार था जो मोना के दिल की मंशा न समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। सोनू जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मोना ने उसे इशारों इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले थे। धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। मोना को सास ससुर जेठ जेठानी किसी का डर नहीं था। वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति परदेश में नौकरी करता था, बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की 14 वर्षीय बेटी दिव्या ही थी जो रात को मोना के साथ सोती थी। वह भी इसीलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पति बड़े भैया से कहकर गया था, मोना अकेली है, दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करे। तभी से दिव्या रात में मोना के पास सोती थी।
सुबह को चाय पीकर दिव्या अपने घर आ जाती थी और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। उसके स्कूल जाने के बाद मोना 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाती थी। इसी बीच वह शरारती देवर सोनू को बुला लेती थी। स्कूल से आने के बाद दिव्या कभी चाची के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में माँ का हाथ बटाती। कभी कभी वह अपनी सहेलियों को लेकर मोना के घर आ जाती और उसे भी अपने साथ खिलाती। मोना पूरी तरह सोनू के प्यार में डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात सोनू के साथ गुजारे। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारने शुरू कर दिए थे। दिव्या को उसकी माँ मंजू ने कहा, जब चाची के पास जाए तो किताबें साथ ले जाना, वहीं पढ़ लेना। दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या चाची के घर पहुंची तो दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे। वह धक्का मारकर अंदर चली गई। अंदर जब चाची दिखाई नहीं दी तो वह कमरे में चली गई। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वहां बेड पर सोनू और मोना निर्वस्त्र एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। दिव्या इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ ही न सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची ये क्या गंदा काम कर रही हो? दिव्या की आवाज सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठाकर भाग गया। मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा, दिव्या तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मोना ने दिव्या को बहलाना चाहा, लेकिन दिव्या ने खुद को मोना से अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करोगी। मोना ने कान पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। कसम खाओ, दिव्या बोली। मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ, बस चलो खेलते हैं। इस सब को बुलाकर दिव्या के बाल मन ने तो कहा तो मोना ने दिव्या को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। कितनी प्यारी हो तुम। दूसरे दिन अल सुबह गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही गजेंद्र के खेत में 14 वर्षीय दिव्या की गर्दन कटी लाश पड़ी देखी तो गांव भर में शोर मच गया। आनंद फानन में ये खबर दिव्या के पिता ओम प्रकाश तक भी पहुंच गई। उसके घर में तो कोहराम मच गया। परिवार के सभी लोग रोते बिलखते, जिनमें मोना भी थी, घटनास्थल पर जा पहुंचे। बेटी की लाश देखकर दिव्या की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी ने इस घटना की सूचना थाना पुलिस को दे दी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि दिव्या की हत्या में घर का ही कोई व्यक्ति शामिल रहा होगा। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने महिला सिपाहियों के साथ पिंजरी गांव जाकर व्यापक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में मोना के साथ उसके प्रेमी सोनू व उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस तरह था। दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लिया था। उसने चाचा के घर लौटने पर उसे सब कुछ सच सच बता देने की बात भी कही थी। उस समय बात खत्म जरूर हो गई थी, फिर भी डर यही था कि बाल बुद्धि की दिव्या ने अगर ये बात जयकिंदर को बता दी तो उसका क्या हश्र होगा। इसी से चिंतित मोना व सोनू ने योजना बनाई कि जयकिंदर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए। तो दोस्तों देखिए इस कहानी का कितना बुरा अंत है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।